चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मार्बट की सॉइल क्लासिफिकेशंस को कवर किया था। आज की क्लास में हम सॉइल क्लासिफिकेशन, यूएस सॉइल क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वाइड स्प्रेड है। और हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी, जहाँ पे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी भी दी है, वहाँ पर भी यूएस क्लासिफिकेशन के अनुसार भी इंडियन सॉइल के नाम दे रखे हैं, उनकी परसेंटेज दे रखी है कि किस मात्रा में इंडियन सॉइल प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो इसी क्लासिफिकेशन में इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि जब इसमें मार्बट और इसकी क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है। मार्बट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्बट ने क्लासिफाई किया सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजंस ऑफ फॉर्मेशन, कि सॉइल बनने के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, इसीलिए सॉइल को क्लासिफाई किया। लेकिन जब यूएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को हम देखते हैं, तो यूएस के अंदर सॉइल को, यूएस क्लासिफिकेशन में पूरे सॉइल साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड की सॉइल को मैप आउट किया, और उस वर्ल्ड की मैप को, सॉइल को मैप आउट करते वक्त उन्होंने प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सॉइल देखा, उसके अनुसार सॉइल की मैपिंग करी। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द सॉइल हैज बीन कंसीडर्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन। मोर ओवर, इसमें वर्ल्ड लेवल पे के सर्वे हुए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। इसलिए ये इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे डेटा कलेक्शन हुआ है। इसी के अनुसार बहुत ज्यादा, अगर हम देखेंगे, 11 ऑर्डर का मतलब है बड़ी ग्रुप्स बनाए गए, सॉइल के 11 ग्रुप्स बनाए गए, उनके सब ग्रुप बनाए गए, और तकरीबन 5000 टाइप की सॉइल को आइडेंटिफाई किया। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि हमने 5000 टाइप की सॉइल को नहीं पढ़ना, हमने केवल 11 प्रकार की जो मुख्य सॉइल क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग है, जो बड़ी क्लासिफिकेशन है कि मुख्य तौर पे ये 11 सॉइल पाई जाती हैं, उनको समझना है। ऑलमोस्ट सॉइल आपको ओवरलैप देखने को मिलेगी मार्बट से, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। तो रट्टा क्या है कि मार्बट का मैंने समझा दिया था कि जोनल क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार रट लोगे, ठीक है। जोनल है, इंट्राजोनल है, ए जोनल है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन को 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। ग्रुप बताया गया कि ऑन दी बेसिस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मैंने कल पढ़ाया था मार्बट के बाद, तो मैंने कहा कि सॉइल प्रोफाइल आपको पता है, तो 2 प्रकार के सॉइल प्रोफाइल हो सकते हैं। एक तो पुअरली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल हो सकता है। पुअरली डेवलप्ड का मतलब क्या है कि अगर सॉइल के अंदर, प्रोफाइल का मतलब क्या है कि अगर उसकी ऑलमोस्ट सारी लेयर प्रेजेंट है, कि ए होराइजन भी है, बी होराइजन भी है, सी भी है और डी भी है, तो इस तरह से अगर थोड़ा सा क्लासिफाई कर रखा है होराइजन को, और इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है ए बी सी डी के अंदर, तो हम बोलेंगे वेल डेवलप्ड होराइजन। इसका नाम रखेंगे वेल डेवलप्ड, कि तमीज से होराइजन बने, वेल डेवलप्ड होराइजन। तो ऐसे बेसिस पे जो सॉइल बहुत पुरानी बनी हुई है, उनमें होराइजन की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से 7 सॉइल हैं जो ग्रुप ए के अंदर आती हैं, ग्रुप 1 के अंदर आती हैं। इनको बोला जाता है सॉइल विद वेल डेवलप्ड होराइजन। सेकंड एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें हम बोलते हैं, अगर आप मार्बट की क्लासिफिकेशन याद करो, तो वो बोलता था एक सॉइल का नाम हाइड्रोमॉर्फिक। हाइड्रोमॉर्फिक को मैंने कैसे क्लासिफाई करवाया था, वे सॉइल जिसके अंदर, जिसको हिंदुस्तान में पीटी सॉइल बोला जाता है, कि वे सॉइल जो तराई बेल्ट में पाई जाती है। तराई बेल्ट की सॉइल कौन सी है, कि वे सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा ज्यादा है। पीट इज अ फॉर्म ऑफ कोल, तो अगर ऑर्गेनिक कंटेंट कहां ज्यादा होता है आपको पता है, वेटलैंड एरिया में, जहां पे पानी और जल का समन्वय बनता है, वेटलैंड एरियाज। तो ऐसे एरियाज तराई बेल्ट के अंदर है, हिमाचल के फुट हिल्स में है, उत्तराखंड के फुट हिल्स में है, और ऐसे ही वेटलैंड्स आपके कोस्टल एरियाज पे पाए जाएंगे। ऐसे ही वेटलैंड्स अगर ग्लोबल एरिया पे जाएंगे, तो मैंने बोला था एक ऐसा समय था धरती पे जब प्लेस्टोसीन आइस एज थी। उस प्लेस्टोसीन आइस एज के खत्म होते वक्त जब ग्लेशियर्स मेल्ट आउट हो रहे थे, उन मेल्ट आउट ग्लेशियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी लेक्स बनाई हैं। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे लेक बनाई है, यूरोप में लेक बनाई है, साइबेरिया में लेक बनाई है। ऐसी लेक बनते हुए अपने आसपास वेटलैंड्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसी सॉइल वेटलैंड के आसपास या इन ग्लेशियर के मेल्टिंग वाले एरियाज पे मिलती है। तो ऐसी सॉइल कहाँ मिलेगी, जहां पे पानी और जमीन का समन्वय हो रहा होगा, तो वेटलैंड के आसपास ये सॉइल मिलेगी। इस सॉइल का नाम इन्होंने रखा है हिस्टोसोल। तो थोड़ी से नए नाम है, नाम के रट्टे माने कॉन्सेप्ट में आपको सेट करवा। हिस्टोसोल ऐसी सॉइल कौन सी है, ऑर्गेनिक और पीटी सॉइल, बस एक ही है ग्रुप 2 के अंदर, हिस्टोसोल। थर्ड टाइप की कैटेगरी सॉइल क्लासिफिकेशन ने बताई, देखो किस बेसिस पे है, सॉइल होराइजन के बेसिस पे है, तो सॉइल प्रोफाइल के बेसिस पे। ग्रुप 1 में वे सॉइल है जो वेल डेवलप्ड है, 7 सॉइल ऐसे निकलती है। दूसरी सॉइल है जिसके अंदर केवल ऑर्गेनिक कंटेंट है, पीट है, तो ऐसी सॉइल को नाम रखा हिस्टोसॉइल। थर्ड कैटेगरी की सॉइल है जिसका नाम आप मेरे समझ देख सकते हैं, इस कैटेगरी के सॉइल का नाम है जिसमें जो होराइजन है बहुत पुअरली डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड।
तो पुअरली डेवलप्ड का क्या मतलब है, ऐसी सॉइल के अंदर होराइजन में डिफरेंशिएशन नहीं है, टॉप से लेके बॉटम तक ऑलमोस्ट एक ही होराइजन चल रहा होगा। तो ऐसी सॉइल कहां पे हो सकती है, दो संभावनाएं हैं। ऐसी सॉइल वहां पे हो सकती है जैसे रेगिस्तान है, वहां पे इस प्रकार की सॉइल हो सकती है कि एक ही टाइप का होराइजन है, तो रेगिस्तान वाली जगह पे ऐसी सॉइल मिलेगी। ऐसी सॉइल वहां मिलेगी जहां ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के नीचे भी इस प्रकार की सॉइल होती है कि टॉप से बॉटम के बीच में केवल जो है वाटर से सैचुरेटेड है सॉइल, और टेम्परेचर बहुत कोल्ड है नीचे से ऊपर तक, तो सॉइल में डिस्टिंक्टनेस नहीं है होराइजन को, लेकिन कहीं पे ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, कहीं पे ही सारी जगह पे ही ऑर्गेनिक कंटेंट है, कहीं पे प्लांट ग्रोथ को जो है नहीं बढ़ावा दिया जा रहा, तो ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे एक ही टाइप की सॉइल है। ऐसी सॉइल जहां पे होराइजन डेवलप नहीं हो पाए, इसके अंदर 3 कैटेगरीज रखी गई है, इसमें 3 प्रकार की सॉइल है। तो टोटल 11 सॉइल हो गई, 7 ये वाली हो गई जो वेल डेवलप्ड होराइजन है, दूसरी हिस्टोसोल हो गई, तीसरी ये वाला कैटेगरी जिसमें 3 सॉइल है। तो टोटल 11 सॉइल की क्लासिफिकेशन है यूएस। जो पुअरली डेवलप्ड होराइजन है इसके अंदर 3 कैटेगरी की सॉइल है, नाम थोड़ा सा रटना पड़ेगा। एक का नाम है इंसेप्टिसोल, एक का नाम है एंटीसोल, ठीक है, तो ये इनके नॉमेनक्लेचर रखा गया है। एक का नाम है एंडीसोल, एंडीज माउंटेन से आई है, ऐसी सॉइल जिसके टॉप लेयर पे वॉल्केनो की ऐश बहुत ज्यादा हो, वॉल्केनिक कंटेंट ज्यादा हो। तो एंडीज में आपको पता है क्योंकि लगातार वोल्केनिज्म है, तो वहां पे इस प्रकार की सॉइल है। ये सॉइल एंडीसोल जो है मेजरली रिंग ऑफ फायर आपने पढ़ ही लिया, रिंग ऑफ फायर के अराउंड ही मिलते हैं क्योंकि वोल्केनिज्म वहीं पर है। तो एंडीसोल इन जगहों पे मिल रहा है जहां पे एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो ये तीनों ही सॉइल में क्या है, पुअरली डेवलप्ड होराइजन है। पुअरली डेवलप्ड होराइजन जनरली याद रखो यंग सॉइल में पाए जाते हैं। तो ऐसी सॉइल माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेन यंग होते हैं, और सॉइल क्या होता है कि लगातार विदरिंग है, रोलिंग डाउन ऑफ मटेरियल है, मास मूवमेंट है, तो सॉइल डेवलपमेंट तरीके से नहीं हो पाता। ठीक, तो ऐसी जगह पे भी यंग सॉइल मिलेंगी, मींस जिसमें होराइजन पुअरली डेवलप्ड होंगे। ठीक, तो इस प्रकार के सॉइल को बोला जाता है इंसेप्टिसोल, एंटीसोल या एंटीसोल। एक बार इनका मैप पे डायग्राम देख लेते हैं, वर्ल्ड लेवल पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड देखो एंटीसोल, ENTI। तो एंटीसोल कहाँ पे मिल रही है, अगर आप देखोगे लाइट ब्लू सा कलर है, ये उन जगहों पे देखो जो मैंने बोला था डेजर्ट वाले इलाके में, ये देखो ये एंटीसोल के एरिया है। सी एंटीसोल, और इसी के बीच में कौन सा है, येलो येलो भी शेडेड है, ये एरिडीसोल है। इसको पढ़ेंगे जब हम डेवलप्ड होराइजन, यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है सॉइल होराइजन की, वहां पे एंटीसोल है। अदरवाइज ये जो लाइट ब्लू सा है, ये देखो ये कहाँ पे जनरली अगर आप देखोगे ये एरियाज कौन से हैं, ये वे एरियाज हैं जहां पे आपके वुल्केनिज्म कभी रहा होगा और सॉइल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है, तो ऐसी जगह पे आपके एंटीसोल है। अगर इंसेप्टिसोल, ये देखिए ये येलो कलर इंसेप्टिसोल देख पा रहे हैं आप, इंसेप्टिसोल, तो ये कौन सा है, सैफरन टाइप का कलर। सैफरन टाइप का कलर कहां पे, जहां पे आप देखेंगे यंग, जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। और ये जो ये वाला एरिया, ये भी इंसेप्टिसोल है। इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन ग्लेइसोल का है, ये इंसेप्टिसोल का ही वेरिएंट है। तो जो सॉइल ऑलमोस्ट सैचुरेटेड विद वाटर रहती हैं उनको इंसेप्टिसोल, क्योंकि उसमें होराइजन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं हो सकती। देखिए तिब्बतन प्लेट्यू के नीचे ग्लेशियर्स है, तो यहां पर भी इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टी और एंटीसोल ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, थोड़ा सा फर्क ये होता है इंसेप्टिसोल में तब भी होराइजन थोड़ा डेवलप होता है, तब भी। तो इसमें ए और बी में थोड़ी डिफरेंशिएशन होती है, लेकिन एंटीसोल के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, पता ही नहीं चलता ए और बी में कौन सा ए और कौन सा बी है, टोटली एक ही होराइजन नीचे तक जाते हो। तो ये मेजरली डेजर्ट एरिया में एंटीसोल देखने को मिलता है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत नीचे तक अगर आप खोदोगे केवल रेत निकल कर आती है, तो ऐसी सोल को एंटीसोल बोलते हैं। थर्ड है, मैंने बताया था एंटीसोल। एंटीसोल इस डायग्राम में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस तरफ वॉल्केनो जो आपके आइलैंड्स है वहां पे मिलेगी, या इन जगह के आइलैंड पे मिलती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती। तकरीबन दुनिया में 3 से 4% सॉइल ही एंटीसोल है, मींस जहां एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वहां पे एंटीसोल। तो ये हमने सॉइल की क्लासिफिकेशन देखी। एक सॉइल मैंने बताया था हिस्टोसोल है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं दर्शाया गया। ये हिस्टोसोल की पॉकेट्स हैं, अगर आप देखोगे ये ब्राउन कलर की जो सॉइल है ये हिस्टोसोल है। कहां पर है, सी दिस ब्रैकेट, ठीक है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में हिस्टोसोल। दूसरा देखो हिस्टोसोल कहां पर होगा, ये देखिए ये फिनलैंड के आसपास, फिनलैंड को बोला जाता है कंट्री ऑफ 1000 लेक, तो जहां पे लेक है वहां वेटलैंड्स है, तो यहाँ पे हिस्टोसोल की डेवलपमेंट होगी।
तो मींस जहां पे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी वहां पे हिस्टोसोल बन जाएगी। हिंदुस्तान में कहां बनेगी? तराई रीजन में, क्योंकि छोटा मैप है तो यहाँ पे दर्शा नहीं पाए हैं, अदरवाइज तराई रीजन में हिस्टोसोल बनने को मिलेगी। ठीक है, इंसेप्टिसोल देखो इंडिया में कहां दिखा रखी है? जहां पे हिमालयाज है, माउंटेनियस एरिया, देखो ये इंसेप्टिसोल, तो तब भी थोड़े डेवलप्ड होराइजन है। ठीक है, एंटीसोल में मैंने बताया क्योंकि ग्लेशियर्स है तो बिल्कुल भी होराइजन डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जीरो होराइजन डेवलपमेंट है एंटीसोल के अंदर। ठीक, इंसेप्टिसोल देखिए फॉरेस्ट के अंदर है तो यहां तब भी थोड़ी होराइजन डेवलपमेंट होती है। क्लियर? तो ये दो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। क्लियर? तो हमने देखा हिस्टोसोल को समझा, हिस्टोसोल क्या होती है। ऐसे ही ग्रुप 3 की सॉइल 3 सॉइल है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और एंटीसोल। इंसेप्टिसोल मैंने बताया था जहां पे जो है होराइजन बहुत डेवलप नहीं होते, फिर भी बी और ए में डिफरेंशिएशन होता है। ऐसी सॉइल जनरली माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलती है, तो फॉरेस्ट भी माउंटेन के अंदर होते हैं या हाई लैटिट्यूड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नीचे भी इसी प्रकार की सॉइल है। एंटीसोल वो सॉइल है जहां पे बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसी सॉइल हमको ग्लेशियर्स के नीचे देखने को मिलती है या ऐसी सॉइल हमें सैंड के नीचे देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, जो वहां पे बिल्कुल ए और बी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये हो गई सिंपल क्लासिफिकेशन थर्ड और सेकंड कैटेगरी की। अब जो फर्स्ट कैटेगरी ग्रुप ए कैटेगरी की अगर हम सॉइल देखेंगे, उसके अंदर जो सॉइल कवर होती है, ये देखिए इनका नाम देखिए, इनका थोड़ा सा रट्टा मानना पड़ेगा, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक सॉइल है ऑक्सीसोल, एक सॉइल है अल्टीसोल, वर्टिसोल, स्पॉडोसोल। ऑक्सीसोल मींस इसके अंदर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो ऑक्सीडेशन हुई है तो इन्हीं से ही जो है लेटराइट सॉइल बन के आई है, लेटराइट सॉइल। तो ऑक्सीडेशन से याद रखो क्योंकि यहाँ पे आयरन एंड एल्यूमिनियम के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो ऑक्सीसोल बना है। एक है अल्टीसोल, ये अल्टीमेट, अल्टीमेट वर्ड से याद रखो। अल्टीमेट का मतलब है ये सॉइल इतनी पुरानी है, दे आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर फॉर्मेशन, लास्ट स्टेज बहुत पुरानी है, मेटामॉर्फिक सॉइल से बनती हैं ये। इतनी पुरानी सॉइल है, इतने लंबे समय तक इनके ऊपर लीचिंग का इफेक्ट है कि इनके सारे न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गए। एग्जाम्पल इंडिया की रेड सॉइल, मैं इंडिया के एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया वाला सॉइल भी कवर हो रहा है यहाँ पे और आप रिलेट कर पाओगे। लेटराइट सॉइल आपको पता है हिंदुस्तान में, तो जनरली अल्टीसोल इंडिया के अंदर क्या है, अगर आप डायग्राम वाइज देखोगे तो दिस इज द पॉकेट ऑफ रेड सॉइल, जहां डेक्कन के अलावा रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल की ये पॉकेट है। और यहाँ वेस्टर्न घाट पे आपको पता है लेटराइट सॉइल, नॉर्थ इंडियन पार्ट में रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो इंडिया में ऑक्सीसोल और अल्टीसोल आसपास ही रहती है। थर्ड कैटेगरी है वर्टिसोल। वर्टिसोल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जिनको बोला जाता है इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब है जिन सॉइल्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्रैक डेवलप किस सॉइल में होते हैं? क्लेई सॉइल में। तो जो क्लेई सॉइल होती है, बसाल्ट से बनी हुई सॉइल होती है, जो प्लेट्यूज के ऊपर दुनिया में मिलेगी, उनको वर्टिसोल बोला जाएगा। ऐसी सॉइल कहां पर होती है? आपको पता है इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये आप कीवर्ड्स लिखते रहिए ताकि आपके पास नोट्स, मैंने नोट्स में क्या रखे हैं, सब पे डिटेल पैराग्राफ है, आप अपने हाथ से एक एक लाइन इनके आगे एक एक वर्ड जैसे मैं लिख रहा हूं लिखोगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। तो इन्वर्टेड सॉइल, क्रैक्स जहां पे डेवलप्ड है, वर्टिसोल, वर्टिकल, इन्वर्टेड से इसका नाम निकल के आया है। एक सॉइल है स्पॉडोजोल। स्पैडोजोल आपको पता है, मैंने जब आपको लास्ट में मार्बट क्लासिफिकेशन था वहां पे पॉडजोल बोलते थे। कौन सी सॉइल थी? ये टैगा सॉइल है, तो स्पॉडोजोल टैगा सॉइल को बोला जाता है। तो इसमें नाम क्या रख दिया? सिंपल, पॉडजोल। तो टैगा सॉइल कौन सी सॉइल है? जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हाई ह्यूमस कंटेंट होने वाली सॉइल है, विद हाई ह्यूमस कंटेंट। तो 4 प्रकार की सॉइल फिर से याद नाम करवा देता हूं। ऑक्सीसोल, ऑक्सीडेशन जिसके अंदर होती है। ऑक्सीडेशन मींस जहां पे बहुत ज्यादा लीचिंग के इफेक्ट है, हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल वाली एरियाज। अब वर्ल्ड में याद करो, ट्रॉपिकल बेल्ट में ऑक्सीसोल मिलेगी। एग्जाम्पल दिखा देता हूं ऑक्सीसोल के, देखिए देखिए ये ऑक्सीसोल देख रहे हैं मॉलिसोल के नीचे ऑक्सीसोल। अब इसका कलर देखिए, रेड से कलर की है। ये सॉइल कहां पे देखने को आपको मिलेगी? ऑक्सीसोल। देखिए ये जो इंडिया की रेड सॉइल है, ये देखिए यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू याद करो? कटंग प्लेट्यू। अफ्रीका के सारे, आपने कॉन्टिनेंट में स्थान किया है ना, अफ्रीका के सारे मिनरल्स मिलते हैं कटंग प्लेट्यू में। ब्राजील में सारे मिनरल्स मिलते हैं, ऊपर से अमेजन के फॉरेस्ट है, हाई रेनफॉल जोन है, तो यहाँ पे इस प्रकार की सॉइल मिलेगी ऑक्सीसोल। कौन सी है? लेटराइट सॉइल। अफ्रीका में ये वाला कौन सा एरिया है? जो हाई रेनफॉल एरिया है, तो मींस हाई रेनफॉल मींस लीचिंग, तो क्या बनेगी? लेटराइट सॉइल। दूसरी देखो अल्टीसोल, अल्टीमेट स्टेज, इतनी पुरानी लीचिंग हो चुकी है कि सॉइल खत्म हो चुकी है न्यूट्रिशन वाइज। कहां पे? साउथ ईस्ट एशिया,
क्यों? क्योंकि लगातार रेनफॉल, हाई रेनफॉल जोन है ना पूरा साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता ही है, तो यहाँ पे। और दूसरा देखिए इनके आसपास वाली बेल्ट, तो ऑक्सीसोल और अल्टीसोल ऑलमोस्ट साथ में ही मिलेगी। ये देखो अल्टीसोल, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट यूएसए, ये पूरा जोन, फ्लोरिडा से ऊपर वाला जोन, यहाँ पे क्या है, हाई रेनफॉल एरिया। क्लाइमेट टाइप चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, देखो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मींस हाई रेनफॉल एरिया में ये वाली सॉइल देखने को मिलेगी। तो आपने क्लाइमेटिक टाइप, मैंने कल भी बोला था मार्बट में, इफ यू कुड एबल टू रिकॉल क्लाइमेटिक टाइप यू कैन अंडरस्टैंड दिस सॉइल। क्योंकि प्राइमरीली सॉइल के ऊपर पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेट, इन दो का इंपैक्ट सबसे ज्यादा डीप है। ठीक, तो ये सॉइल हो गई। थर्ड, ये देखिए इसी के अंदर जो मैंने एक सॉइल बताई थी आपको, वर्टिसोल। वर्टिसोल देखियो ब्लू कलर की, कहां पर है, इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू। कहां पर है, ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे मिनरल्स इनके, ये वाला प्लेट्यू ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो जहां जहां पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ये वाला रीजन प्लेट्यूक रीजन है, जहां पे आपको इनके मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाली सॉइल कौन सी है, वर्टिसोल। क्लियर? तो ये तीन प्रकार की सॉइल हैं जिनके हॉराइजन, क्योंकि पुरानी सॉइल होती है हॉराइजन डेवलप हो जाते हैं, तो इनके थोड़ा सा डेवलप्ड हॉराइजन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये देखिए स्पॉडोजोल, जिसको क्या बोला जाता है, टैगा सॉइल। टैगा सॉइल कहां पर है, देखिए टैगा क्लाइमेट, ये रहा टैगा सॉइल, स्पैडोजोल, टैगा सॉइल। तो यहां पे ये सॉइल हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है जी? चलिए लास्ट की सॉइल एक है मॉलीसोल। मॉलीसोल कौन सी है, प्रेरीज की सॉइल, प्रेरीज। इसमें भी ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई है। ऑर्गेनिक कंटेंट कहां से आई है, ऑर्गेनिक कंटेंट आपको पता है, प्रेरीज मैंने बताया था बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रहे थे, तो इनकी वजह से भी इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट है। चर्नोजेम्स इनको किस में बोला गया था, अगर आप याद करो हमारी मार्बट, मैंने क्यों लिखा हुआ है मार्बट के साथ भी आप कोरिलेट करोगे ताकि शब्दावली पता चले कि स्पॉडोजोल को पॉटजोल बोला था मार्बट ने, यहाँ पे मॉलीसोल को जो है चर्नोजेम बोला जाता है। दीज आर द सॉइल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड की सॉइल है। कहां देखने को मिलती है टेम्परेट ग्रासलैंड की, आपको पता ही है, देखिए मैप के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड की मॉलीसोल, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर देख लो, ये रे ग्रीन कलर की सॉइल, प्रेरीज के ग्रासलैंड। ये देखिए ग्रीन सॉइल कहां पर है जी, पैम्पास के ग्रासलैंड। कहां पर है जी, देखिए ग्रासलैंड, देखिए। तो जहां जहां पे ये वाले ग्रासलैंड होंगे वहां पे इस प्रकार की सॉइल देखने को मिलेगी। बेल्ट्स, ठीक है, सॉरी बेल्ट्स, देखिए डाउन्स, ये देखिए, ठीक है, स्टेपीज। क्लियर? तो ये वाली सॉइल हमें देखने को मिल रही है। इसी के आसपास अल्फीसोल, अल्फीसोल बहुत ज्यादा, जिसमें एल्यूमिनियम एंड फेरस, अल्फीसोल इस वर्ड से बनी है। तो इसके आसपास देखिए अल्फीसोल भी आपको देखने को मिली, थोड़ा सा लाइट कलर है। डन है जी? देखो अल्फीसोल मिल गई थी इसी के आसपास। ये कौन से आसपास वाले एरिया, देखो यहाँ पे आसपास में थोड़ा सा ट्रॉपिकल बेल्ट, तो ये अल्फीसोल कहां मिलेगी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये सॉइल की वेरिएंट। एरिडोसोल बता ही दिया था, एरिड एरिया में लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट वेल डेवलप्ड होगी। एरिड एरिया में तो अदरवाइज एंटीसोल मिल ही रही है। एंटीसोल वो है जहां बिल्कुल रेगिस्तान है, उसके पास में जहां सेमी एरिड एरिया, थोड़ी सी सॉइल प्रोफाइल डेवलप है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंटेंट मिल गया, टॉप सॉइल पे थोड़ी खेती हो सकती है, ऐसी जगह पे क्या होगी, एरिडोसॉइल मींस टॉप सॉइल इज हैविंग ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये सेमी एरिड एरिया में मिलती है। सेमी एरिड जोन्स देख लेते हैं इसके एरिडोसोल के, देखिए एरिडोसोल येलो कलर की सॉइल, तो आसपास में जहां थोड़ा सा खेती हो सकती है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे, आपको पता ही है, यहीं पे वाइन ग्रेप्स कल्टीवेशन है, यहीं पे थोड़ी सा कॉटन और राइस की खेती भी होती है नाइल वैली के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए एरिडोसोल, ठीक, मेन इंसेप्टिसोल के थोड़ा सा साइड वाली साइड में एरिडोसोल, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, एरिडोसोल यहाँ डेजर्ट के साथ। तो आपको अगर कोई भी सॉइल लिखनी है, वहां के डेजर्ट लिख डालो, वहां के ग्रासलैंड के नाम लिख डालो, वहां के फॉरेस्ट के नाम लिखो और रीजन्स लिखो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपका जो है केवल रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं, यू कैन कोट एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू ईच काइंड ऑफ सॉइल। क्लियर? तो ये देखिए एरिडोसोल, जहां जहां पे मैंने बताया वहां पे एरिडोसोल वाली सॉइल आ जाएगी आपकी।
क्लियर। तो एंटीसोल की फ्रिंजेस में मिलेगी। एंटीसोल है कि बिल्कुल बेसिक सॉइल है, डेवलप ही नहीं हो पाया, होराइजन केवल रेत है, उसके आसपास जहां सेमी एरिड एरिया है, थोड़ी बहुत खेती हो सकती है, वहां पे एरिडोसोल देखने को मिलेगी। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है 3-4 डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया, देखिए। तो यहाँ जहां जहां पे थोड़ा खेती की संभावना है वहां एरिडोसोल देखने को मिल गई। देखिए मोजाम्बिक डेजर्ट एरिया। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको ये देखिए गोल्ड गोबी डेजर्ट, सेंट्रल अफ्रीका मंगोलियन डेजर्ट, ये वहां एरिडोसोल। तो ये सॉइल की क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रट्टा है कि आपको नई शब्दावली है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो एक बार रिवाइज करवा लेते हैं कि हमारे ग्रुप 1 के अंदर 7 सॉइल देखने को मिली। तो हमने देखा 7 सॉइल किस बेसिस पे है कि ये सॉइल के अंदर 7 सॉइल जो है स्पॉडोजोल, स्पॉडोजोल कौन सी है, जो जहां पे टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पे मिलेगी। फिर आपकी मिलेगी जी चरनोजेम वाली जो सॉइल है उसका नाम रखा मॉलिसोल। मॉलिसोल कहाँ पे, जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वहां पे मिला। ऐसे ही अल्फीसोल है, ये कहां पे, जहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिले। जहां पे डेजर्ट है वहां पे एरिडोसोल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनके अलावा कौन सा है, इनके अलावा हमें पता है अल्टीसोल है, इनके अलावा वल्ट्रीसोल है, ठीक। इन्हीं के अलावा जो है ऑक्सीसोल है। इंडिया के एग्जाम्पल याद रहो, आपको सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे। तो ये 7 प्रकार की सॉइल है, सिंपल है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्लियर। तो दीज आर दी 7 काइंड ऑफ मेजर सॉइल्स जिसके बेसिस पे हम यूएस की क्लासिफिकेशन में वेल डेवलप्ड सॉइल करते हैं। That, तो दीज वर दी 7 सॉइल। अब इसके अलावा दीज वर दी 11 सॉइल ऑफ यूएस क्लासिफिकेशन। अब इसके अलावा जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो है सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। ये 2 टॉपिक लिखे हुए हैं। जब हम सॉइल इरोजन देखते हैं तो एज अ कॉन्सेप्ट ऑन अ कॉन्सेप्चुअल प्लेन हम देखेंगे इरोजन क्या है। बड़ी टर्मिनोलॉजी है सॉइल डिग्रेडेशन, वो मैंने आपके नोट्स में डाला हुआ है, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर सिलेबस। हम कवर करेंगे, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलेंगे। तो सॉइल इरोजन का मतलब है कि डिग्रेड तो कई सारे प्रकार से होती है, अगर रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल हो जाता है तो सॉइल इरोजन हो जाता है। ये रिमूवल 2 कारण से हो सकता है टॉप सॉइल का। एक तो है लार्ज स्केल पे रिवर द्वारा इरोजन होता है, आपको पता ही है माउंटेनियस एरिया में टॉप सॉइल इरोड हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लूवल इरोजन। दूसरा प्रकार है कि विंड की वजह से भी सॉइल इरोड हो जाती है और आसपास के एरिया में आ जाती है। पंजाब का एग्जांपल लें तो जो सेमी एरिड, देखो कहीं पर सेंट्रल में होता है एरिड एरिया जिसको मरुस्थल बोलते हैं हिंदुस्तान में, थार डेजर्ट, उसके आसपास का एरिया होता है सेमी एरिड। अगर डेजर्ट से चलने वाली हवाएं डेजर्ट सॉइल को लेके सेमी एरिड में लगातार डिपॉजिट करेगी तो टॉप के ऊपर जो सॉइल आ जाएगी वो सॉइल आ जाएगी सैंडी सॉइल। और वो हमारी टॉप सॉइल के अगर वो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी उपयोगी सॉइल नहीं है। ऐसा देखने को मिला कि सहारा डेजर्ट से मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, सिरक्को जो हवाएं हैं वो रेत को ले जाती हैं और इटली और फ्रांस के अंदर बारिशें करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड रेन। यही कुछ हवाएं ब्राजील तक भी पूरे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके डेजर्ट की सॉइल को इकट्ठा कर रही हैं और वहां के साइंटिस्ट का मानना है कि उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द अपकमिंग सहारन डेजर्ट सॉइल। तो इस तरह से डेजर्ट लगातार अपने को बढ़ाते रहते हैं नेबरिंग एरियाज में। इस प्रोसेस को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, पंजाब का जो बेल्ट राजस्थान के साथ टच होता है उस बेल्ट को बोला जाता है मालवा बेल्ट। मालवा, उस मालवा बेल्ट में ऐसा माना जा रहा है आज से 10-15 साल के बाद डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि पहले सेमी एरिड एरिया है, वहां आप खेती करे जा रहे हो और डेजर्ट अपने एक्सपेंस, अपने साइज को बढ़ा रहे हैं आसपास के एरियाज में। तो सेमी एरिड एरियाज in within 10-20 years will be converted into arid areas, then this process is known as desertification। तो बेसिकली सॉइल इरोजन की वजह से भी ये प्रोसेस चल रहा है। तो सॉइल इरोजन 2 प्रकार से हो रहा है, एक पानी के कारण हो रहा है और एक विंड्स के कारण हो रहा है। पानी के कारण जब होता है तो उसकी स्टेजेस हैं, एक ही बार में कोई भी एरिया बर्बाद नहीं हो जाता। स्टेजेस क्या है, लगातार नदियां चल रही, जैसे आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं आप कोरिलेट कर पाओगे। जब बारिश होती है तो आप देखोगे ना, ऐसे अभी मैं इमेजेस भी दिखाऊंगा कि दरारें पड़ जाती मिट्टी में और वहां से पानी बह रहा होता है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार से बारिशें हो रही होती हैं और इस प्रकार का इरोजन है, उसके कुछ अलग नाम दिए गए, तो हम सबको समझेंगे क्या क्या नाम दिए हुए, ऑलराइट, इमेजेस के साथ समझेंगे। हम कारण जान लेते हैं सॉइल इरोजन के होते क्यों है। पहला कारण मैंने बताया था कि रेनफॉल के कारण सॉइल इरोजन हो रहा है या विंड्स के कारण सॉइल इरोजन हो रहा है, बेसिकली क्लाइमेटिक इंड्यूस्ड है। दूसरा कारण देखते हैं टोपोग्राफिक इंड्यूस है। जो सॉइल इरोजन है वो प्लेन इलाके में नहीं हो रहा, वहां पे तो डिपोजिशन होता है,
तो सॉइल इरोजन जनरली टॉपोग्राफिकल ड्रिवन है कि अगर जहां पे ऊंचाई स्लोप एंगल ज्यादा है तो रिवर ज्यादा ऐड करेंगे, इसलिए माउंटेन ही इरोड होते हैं, प्लेन्स इरोड नहीं होते। प्लेन्स आर द एरियाज ऑफ डेपोजिशन व्हाइल माउंटेन्स आर द एरिया ऑफ इरोजन। थर्ड हम फैक्टर देखते हैं कि ह्यूमन के इंटरवेंशन से ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। कैसे? डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हिमाचल में हमने पहाड़ काट दिए, उत्तराखंड में काट दिए, हिमालयाज में पहाड़ों की कटिंग होने से, आप सिंपल है ना कि अगर जो जंगल है, ये जंगल क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। आज आपने ये पेड़ काट दिया, बारिश हुई, विद स्प्लैश ऑफ रेन ये सारी सॉइल बह के चली जाएगी। जब ये सॉइल बहती है इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आगे आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, क्यों सॉइल इरोजन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग के कारण, जैसे चंबा वाला जो इलाका है जहां पे ग्रेजिंग होती है, अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई तो वहां पे क्या करते हैं, जब भी आप जानवर को देखो, जब भी वो घास को खाएगा, वो ना अपने हुड से लगातार टैपिंग करते रहते हैं। जब तक वो सॉइल जब तक वो चारा खाएंगे, दे कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन टैपिंग देयर फीट। बिकॉज ऑफ दिस टैपिंग ऑन फीट व्हाट दे डू इज, जब वो घास को खाते हैं वो रूट्स को कभी नहीं उखाड़ते, ऊपर से खाते हैं, ठीक है, रूट्स इंटैक्ट होते हैं, जिससे फ्यूचर में ग्रासेस डेवलप हो सकती है। बट बिकॉज ऑफ देयर हुड्स, जो वो टैपिंग करते हैं, उससे सॉइल उससे घास उखड़ जाती है, और उसके कारण आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पूरे एरिया को बैरन कर देते हैं, अगर इस तरह से वो लगातार ग्रेजिंग करेंगे इस प्रोसेस में। तो मींस कि अगर जानवर को आप ओवर ग्रेजिंग करवाओगे तो भी आपकी ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, और क्योंकि ग्रासेस खत्म हो जाएगी तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान का जो डेजर्ट क्रिएशन है, कई सारी थ्योरीज है कि जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन था, वो क्यों खत्म हो गया। एक मैंने आपको प्रोसेस बताया था रिवर कैप्चरिंग का, कि रिवर जब कैप्चर हो जाती है तो उसके कारण भी डेजर्ट फॉर्मेट हो जाता है। जैसे सरस्वती रिवर का को कैप्चर कर लिया यमुना रिवर ने, तो भी डेजर्टिफिकेशन हो गया, क्योंकि वहां जो सिविलाइजेशन था वो सारा नदी के तट पे था, तो नदी खत्म होगी तो सिविलाइजेशन खत्म हो गया। एक थ्योरी है ओवर ग्रेजिंग के कारण भी सिविलाइजेशन शायद खत्म हो गया होगा, कि उन्होंने इतने पशुओं का पालन किया और वो उनको ग्रेज आउट करते थे, जिसकी वजह से सारा का सारा ओवर ग्रेड हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, और आज वहां पे डेजर्ट बन गया। ये भी एक थ्योरी मानी जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं या सॉइल इरोजन हो जाता है। थर्ड है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मैंने बताया कि अगर आप सेमी एरिड एरियाज में एग्रीकल्चर करते हो, वो सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है। क्यों? सेमी एरिड एरियाज की सॉइल फर्टाइल नहीं होती। आप वहां पे एग्रीकल्चर करते हो, कुछ सालों के बाद आपको सॉइल को अबंडन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा नहीं है, रेनफॉल ज्यादा नहीं है तो ऐसी जगह पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं उगेगी। तो आपने एग्रीकल्चर करने के बाद उसकी फर्टिलिटी को खत्म करने के बाद ऐसे ही बैरन छोड़ दिया, तो वहां पे लगातार विंड इरोजन की वजह से डेजर्ट टॉप सॉइल का रिमूवल हो जाएगा, और वहां पे कभी आपका डेजर्ट बन जाएगा। एक फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एग्जांपल है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अपने आप में एक तो डिफॉरेस्टेशन का कारण है, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन हो गया तो सॉइल इरोजन अवश्य होगा, तो वहां पे सॉइल इरोड आउट हो जाएगी। तो फॉरेस्ट फॉर्मेशन से या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से भी आपका सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। तो मींस ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ये इरोजन हुआ है। क्लियर? तो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। तो तीन फैक्टर हैं, एंथ्रोपोजेनिक या तो डेजर्टिफिकेशन डिफॉरेस्टेशन किया है, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या आपने एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी को ओवर एग्जॉस्ट किया इन द सेमी एरिड एरियाज, जिसको ड्राईलैंड फार्मिंग भी मैं कई बार बताया है। ऐसे ही ओवर ग्रेजिंग के कारण भी आप सॉइल इरोजन के कारण बनते हैं। ठीक, तो ये सारे तीन फैक्टर्स हैं जो हम बोलते हैं दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। एक बार सॉइल इरोजन हो जाता है तो आप देखिए कि टाइप क्या है सॉइल इरोजन के। जब सॉइल इरोजन के हम टाइप्स को देखते हैं तो टाइप के अंदर टाइप आते हैं तीन प्रकार के। वाटर इरोजन के कारण बेसिकली टाइप क्रिएट होता है। एक होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन स्लो प्रोसेस है, इसमें पूरा का पूरा एरिया ही, जैसे सॉइल क्रीप मैंने आपको मास मूवमेंट में बताया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे कि जो है टोपोग्राफी का ऑल्टीट्यूड या उसकी बनावट बदल गई है, क्योंकि पूरी शीट जाके चली गई है कहीं पे। ऐसे ही शीट इरोजन होता है जब पूरा का पूरा एरिया ही वॉश आउट हो जाता है शीट की फॉर्मेट में। विंड और वाटर दोनों से हो सकता है, प्राइमरीली वाटर से होता है, तो इस प्रकार के इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं। आप देखोगे आसपास की सारा एरिया ही इरोड आउट हो गया, और जो थोड़े बहुत एरियाज रह गए जो अपलैंडेड पार्ट है वो थोड़े बहुत बीच में छूट गए, अदरवाइज पूरी शीट वॉश आउट हो गई। शीट इरोजन।
दूसरा है रिल इरोजन। रिल इरोजन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी एक और इमेज दिखाऊंगा जिससे आप को रिलेट कर पाओगे। दिस इज रिल इरोजन। ये आपने पहाड़ों में कई जगहों पे देखा होगा, इस तरह से दरार बन जाती है और इसके अंदर से पानी बहता है, तो रिल इरोजन। रिल इरोजन लगातार अगर होता रहेगा तो ये दरारें चौड़ी हो जाएंगी और इनका नाम होगा गली इरोजन। विड्थ अगर इनकी बढ़ जाएगी, गली इरोजन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। गली इरोजन का मतलब है कि आपकी टॉप सॉइल पूरी तरह इरोड हो गई, धीरे धीरे दरारें फैलती जाएंगी, जो ये पेड़ दिख रहे हैं ये टूट जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवाइन्स विल बी क्रिएटेड, बीहड़ बन जाएंगे रेवाइन्स। फेमस रेवाइन्स ऑफ चंबल, क्यों चंबल के हैं? क्योंकि चंबल इतनी पुरानी रिवर है कि उसने लगातार इतने लंबे समय से इरोजन एक्टिविटी की है, आज वहां पे बीहड़ हो गए। पहले भी मैंने बताया था इरोजन को रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि इरोजन को नहीं रोकोगे तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। टॉप सॉइल चली गई तो आपकी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की सॉइल चली गई, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो लोग वहां के बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी आमदनी, उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी। इसलिए चंबल इज नोन फॉर इट्स डेकॉइड, क्योंकि वहां पे सॉइल इरोजन इतने लंबे समय से हुआ। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? इस प्रकार के इरोजन को रोकना, क्योंकि इन फ्यूचर ये ना कि केवल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो फूड सिक्योरिटी को तो थ्रेट है ही है, साथ में सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट आता है, डेकॉइड्स क्रिएट होते हैं। तो आपने इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल वोकैबुलरी भी, सोशो इकोनॉमिक वोकैबुलरी यूज करनी है कि कॉन्सिक्वेंसेज अगर इसके देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप इमेजेस देखेंगे, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, पूरी शीट वॉश आउट हो जाती है। रिल इरोजन, ये देखेंगे आप किस प्रकार से गलियां बनी हुई हैं। रिल से फिर गली इरोजन, अगर ये रिल आपस में मिल जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, विड्थ हैज बीन वाइडन, तो पूरी की पूरा एरिया ही वॉश आउट हो जाता है। तो एक बार गली इरोजन हो गया तो सॉइल अब आपकी रिहेबिलिटेट, वर्ड सुनो, या रिकवर नहीं हो सकती। सॉइल बर्बाद हो चुकी है आपकी, टॉप सॉइल का रिमूवल हो गया, अब यहां वेजिटेशन नहीं होती। कभी चंबल के गूगल पे पिक्स देख लेना किस प्रकार से दिखते हैं, केवल थॉर्नी फॉरेस्ट वहां देखने को मिलते हैं, क्योंकि और कोई फॉरेस्ट वहां पे सपोर्ट होता ही नहीं है। तो रिल इरोजन क्लियर। तो इसलिए सॉइल इरोजन को बचाना जरूरी है। तो 4 प्रकार के इरोजन हमने, टाइप्स ऑफ इरोजन पढ़े। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लॉस ऑफ एरेबल लैंड बताया था, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को थ्रेट होगा तो लोग हथियार उठाएंगे, तो हमेशा ये पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट या अपहेवल लेकर आएगा। सॉइल इरोजन होगा तो लगातार मिट्टी पहाड़ों के अंदर, क्योंकि आपने डिफॉरेस्टेशन किया, सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होगा तो नदियों में मिट्टी ज्यादा जाएगी, जैसे आप मानसून के टाइम पे देखते हो इरोजन एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो मिट्टी ज्यादा आती है नदियों में। मिट्टी ज्यादा नदियों में आएंगी तो नदियों में फ्लड आएगा, क्योंकि नदियों का जो बैंक है या नदियों का जो बेड है वो मिट्टी से भर जाएगा, तो नदी की वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए स्पिलिंग ऑफ वाटर होता है आसपास के एरिया में, क्योंकि नदी के बेड के अंदर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन आ जाता है। तो सॉइल इरोजन होगा तो मींस कि बेसिकली आपका फ्लड्स ज्यादा आएंगे, डिजास्टर प्रोड्यूस होते हैं। डिजास्टर इज द कीवर्ड। डेजर्टिफिकेशन आपको बताया ही था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल इरोजन होता रहेगा, एरेबल लैंड चला जाएगा और वहां पे एक डेजर्ट, बीहड़ जो है एक टाइप का डेजर्ट है जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती। तो डेजर्टिफिकेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस इसके आगे देखने को मिलेंगे। नंबर 4 इसका एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट तो है ही, आपकी सारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, न्यूट्रिशन की साइकिल डिस्टर्ब होगी, साथ में लॉस ऑफ, वर्ड लिखोगे, बायोडाइवर्सिटी भी हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल टेक प्लेस। क्लियर। इसलिए इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग सॉइल इरोजन को रोके, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों की लाइवलीहुड के अगेंस्ट है। क्लियर। और गवर्नमेंट का मेजर काम क्या है कि लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करे। तो हमारी अगर जितनी भी सोशो इकोनॉमिक स्कीम देखोगे सरकार की, अगर किसी को पढ़ा रही है, लिखा रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है, मेक इन इंडिया कर रही है, तो गवर्नमेंट मनरेगा दे रही है, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज लोगों को लाइवलीहुड दे रही है, फूड सिक्योरिटी दे रही है। क्लियर। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं सॉइल इरोजन के। अब करें क्या? वर्ड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया कि ग्लोबल लेवल पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूएन की एक बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी ट्रेड पॉलिसीज देखनी, कुछ भी देखनी है, FAO का योगदान होता है। तो FAO सर्वे करता है, ये कहता है सॉइल गवर्नेंस की कमी है, इसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है। इनसे पूछा गया सॉइल गवर्नेंस क्या होती है, कहते हैं कि ये नया शब्द है, हर चीज के लिए गवर्नेंस है, ऐसे ही सॉइल की गवर्नेंस है। इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछते हैं, बोलते हैं सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है।
वो कहते हैं सॉइल इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। कहते हैं जी कैसे? कहते हैं आपने जमीन किसान को दे दी, किसान की मर्जी है, जमीन किसान जो मर्जी करे, और वो जमीन लगातार उसके बच्चों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि 30 50 70 साल आजादी को हो गए, हमने फार्मर्स को राइट्स दे दिए लैंड के। अब फार्मर्स के बच्चों में वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया, तो मींस फार्मर के पास सारे राइट्स हैं। सॉइल को लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती, फार्मर पॉलिसी अपने लिए बनाए। मींस आपके खेत पे आप चाहे उसे बंजर छोड़ना है, उस खेत पे चाहे आपने खेती करनी है और कैसे खेती करनी है, इसका डिसीजन आप एज एन इंडिविजुअल लेंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे ही दुनिया के अंदर जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर के साथ सॉइल, एग्रीकल्चर के साथ जनरली सॉइल इरोजन रिलेट कर पाते हैं, तो फार्मर्स के डिसीजन है जिसकी वजह से फार्मर्स इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नेंस में हम बोले जाते हैं क्या किया जाए? आप बोलोगे अवेयरनेस फैलाई जाए, आप बोलोगे एजुकेशन दी जाए, सॉइल के बारे में अवेयरनेस, सॉइल के बारे में एजुकेशन, जिससे फार्मर को अवेयर किया जाए, एडुकेट किया जाए कि भाई सॉइल को बचाना जरूरी है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड एट द ग्लोबल लेवल। ऑलराइट, दूसरी बात है कि यार डिफॉरेस्टेशन तो फार्मर नहीं कर रहा, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए गवर्नमेंट की रिलैक्स पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिलैक्स पॉलिसी इन बातों पे डिपेंड करती है कि अगर जो डेवलप्ड नेशन है वो समझदार नेशन है, गवर्नमेंट उनकी अच्छी है और प्रोग्रेसिव है, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी इंस्टॉल हो रखी है, ऐसे नेशंस में पॉलिसी हमेशा अच्छी है। मोर ओवर जनरली डेवलप्ड नेशन के अंदर देखा जाएगा तो रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, लोग कम हैं। एग्जाम्पल यहाँ कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, यूरोप का, नॉर्वे, स्वीडन का ले सकते हैं कि लोग ज्यादा हैं और लोग कम हैं और रिसोर्सेज ज्यादा हैं, मींस बेसिकली ट्रीज आर मोर एंड पीपल आर लेस, तो ये उतना डिफॉरेस्टेशन नहीं करते। मोर ओवर सिंस दीज आर डेवलप्ड नेशन, थोड़ा सा लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, गवर्नमेंट एजुकेटेड है, तो यहाँ पे सिल्वी कल्चर प्रैक्टिस होता है। सिल्वी कल्चर के अंदर हम पेड़ों को काटते तो हैं लेकिन रिक्रिएट करते हैं फॉरेस्ट को, कि अगर आप एक पैच ऑफ लैंड फॉरेस्ट काटोगे तो आप कहीं पे नया फॉरेस्ट को इंस्टॉल करोगे ताकि 20 साल बाद वहां पे नया फॉरेस्ट उग जाए जिसको फिर काटा जा सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिल्वी कल्चर। डेवलपिंग नेशन के अंदर ये समझ नहीं है, ना तो उतना लैंड पर्याप्त है, तो हम लैंड को लगातार फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, जैसे अमेजन के फॉरेस्ट है, हिमाचल के हैं, वेस्टर्न घाट के हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में वुड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम फॉरेस्ट को रिक्रिएट नहीं कर रहे, तो वी आर नॉट रिक्रिएटिंग द फॉरेस्ट। मोर ओवर फॉरेस्ट आर बीइंग कट नॉट ओनली फॉर वुड पर्पसेस बट टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम शिमला कालका हाईवे देखते हैं तो इतने सारे फॉरेस्ट कटे, जब दिल्ली में मेट्रो स्टैब्लिश हुई तो इतने सारे फॉरेस्ट कटे। आप देखेंगे कहीं पर कोई भी रोड ब्रिजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, रेलवे लाइन क्रिएट होती है, तो हमेशा फॉरेस्ट काटा जाता है। तो मींस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो हम उस डिफॉरेस्टेशन के गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, कैंपा। कैंपा इज द स्कीम कंपलसरी एफॉरेस्टेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे 2 एकड़ के फॉरेस्ट काटे हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 एकड़ के फॉरेस्ट कहीं पे रिक्रिएट करे, ताकि नेट लॉस ना हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट काटें तो उसको रिक्रिएट करो, कहीं और फॉरेस्ट लगाओ, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर 33% फॉरेस्ट तभी रह सकते हैं कि हम जहां से काट रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द डिमांड। आपको इंडस्ट्री लगानी है, आपको खेती करनी है, आपको रोड बनाना है या लोगों को बसाना है, फॉरेस्ट तो कटेंगे ही, लेकिन आप कहीं और फॉरेस्ट उसकी कॉस्ट पे क्रिएट कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कैंपा प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि हम सॉइल गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं, तो हम डिफॉरेस्टेशन को रोक रहे हैं। हम एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट किसान की तरफ से अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको एडुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अगर कोई फार्मर, मैंने बताया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होने के पीछे कारण है कि द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली और हम उसको रिचार्ज नहीं कर रहे। तो अगर हम ऐसी जगहों पे ट्राइबल से एग्रीकल्चर करवा रहे हैं तो हम उनको बताएं कि फर्टिलाइजर नाम की चीज होती है, आप उसको डालोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी रिचार्ज हो जाती है या रिजुविनेट हो जाती है। तो इस तरह से एजुकेशन एंड अवेयरनेस के द्वारा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज का पार्ट बनाए। गवर्नमेंट पंचायत को अवेयर करे, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में है, उनको अवेयर करे उनके कोलैबोरेशन से, क्योंकि वर्ड में आपको दे रहा हूं, ऑलमोस्ट हर समस्या का एक ही समाधान बोला जाता है, नाउ इज द टाइम ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो पार्टिसिपेशन करवाओ लोगों का। पहले के टाइम पे जब हम स्कीम्स बनाया करते थे तो जब एनालिसिस हुआ
और हमने देखा क्यों हमारी स्कीम्स हिंदुस्तान में फेल होती है। तो हम बोलते हैं कि स्कीम में 4 लोग बंद कमरे में बैठ के बनाते हैं और ग्राउंड लेवल के लोगों को, जिसने उस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, उनको कोई स्कीम के बारे में पता नहीं है कि हाउ वी आर सपोज टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम। मोर ओवर ये स्कीम इतनी आइडियल होती है, इतनी ज्यादा आइडियलाइज की जाती है, इतने सारे कंस्ट्रेंट के अंदर बनती है कि ग्राउंड लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन संभव नहीं है। इसी को हिंदुस्तान में एक शब्द दिया जाता है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की। प्रोसेस इतने टफ होते हैं किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कि वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती, तो उसका जो है ग्राउंड इंपैक्ट ही नहीं दिखता। तो हमने अब अप्रोच चेंज करी है, हमने अप्रोच करी है। देखो ये कीवर्ड बता रहा हूं मैं, बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब है कि अगर आप जिन लोगों के लिए स्कीम बना रहे उनको भी तो साथ बिठाओ डिसीजन मेकिंग में और मिल के स्कीम बनाओ। मिलकर स्कीम बनाओगे तो उन लोगों को पता होगा ये स्कीम ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस से बनी है, तो इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन वो लोग दिल से करेंगे। मोर ओवर प्रैक्टिकलिटी होगी। तो इंप्लीमेंटेशन मींस दे विल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे विल इंप्लीमेंट द प्लानिंग। मींस पहले प्लानिंग में उनका सही नहीं होता था, क्योंकि उनका सही नहीं होता था तो वो उसको इंप्लीमेंट भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उसका औचित्य क्या है। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे आपने उनसे पूछा है, डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करवाया है, अब उनको एजुकेशन मिल गई, यार ये जरूरी है इंप्लीमेंट करना। मोर ओवर उन्होंने अपनी इनपुट भी दिए हैं, तो उन्होंने स्कीम को प्रैक्टिकल बना दिया ग्राउंड लेवल पे। तो इस तरह से बॉटम अप अप्रोच के द्वारा, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के द्वारा सॉइल गवर्नेंस आ सकती है। सरकारों को भी थोड़ा सा वेल अवेयर रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि इस तरह की एक्टिविटी सॉइल का इरोजन ना हो। तो ये जो सॉइल गवर्नेंस है, इसका जब इंप्लीमेंटेशन होता है, इसका नाम रखा जाता है सॉइल मैनेजमेंट। देखो ये सारे नए कीवर्ड दे रहा हूं मैं आपको, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ये अच्छे मार्क्स गेन करवाएंगे। सॉइल मैनेजमेंट कहती है जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, वैसे ही सॉइल मैनेजमेंट है। सॉइल किसी भी मैनेजमेंट के हमेशा 3 प्रिंसिपल होते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड रिहेबिलिटेशन। जो सॉइल है उसके इरोजन को प्रिवेंट करो। पहले तो प्रिवेंट कैसे किया जाए कि पहले से ही प्रिवेंशन के 2 तरीके हैं कि या तो आप लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन करो। लॉन्ग टर्म का मतलब है, सिंपल है, एफॉरेस्टेशन इज द लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। दूसरा है, आपको पता है कई सारी स्कीम है, सोशल फॉरेस्ट्री है, वो सॉइल इरोजन के लिए ही है कि बड़े बड़े पेड़ लगा दो अपने खेत के आसपास, ताकि जिस सीजन में आप फैलो छोड़ते हो खेतों को, हमेशा 2 महीने फैलो छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले। तो उस टाइम पे इरोजन मैक्सिमम होता है, क्योंकि खेत खाली है, हवाएं चल के सॉइल को इरोड करेगी। उस टाइम पे अगर आपने पेड़ लगा रखे होंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करी होगी, तो वो इरोजन से सॉइल को बचाएगी। तो सोशल फॉरेस्ट्री सॉइल इरोजन से बचाती है। तो इस तरह के कुछ अरेंजमेंट है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो सॉइल इरोजन के। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ देम, सॉइल डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ देम, स्टेप फार्मिंग इज वन ऑफ देम। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अगर सॉइल इरोड हो ही गई है, अब तो जगहें तो हैं ही ना हमारे पास जहां पे सॉइल इरोड हो गई है, वहां पे हम लोग सॉइल इरोजन को मिटिगेट, उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करें। तो इंपैक्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर काम करें। क्लियर? अगर जहां पे इरोजन हो गया है, अब जहां पे सॉइल को रिकवर किया जा सकता है, रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, रिजुविनेट किया जा सकता है, उसको ट्रीट करो। ट्रीट का मतलब है केमिकल्स डालने हैं, केमिकल्स डालो। अगर वहां पे पेड़ लगाने हैं आसपास ताकि फर्दर इरोजन रोका जा सके, तो पेड़ लगा दो। सॉइल को वापस लाने की कोशिश करो, तो रिहेबिलिटेट करो, उसको रीशेप करने की कोशिश करो। तो ये 3 प्रोसेस हैं सॉइल गवर्नेंस के अंदर, सॉइल मैनेजमेंट में। ठीक, तो ये सब कब होंगे? जब प्रॉपर पॉलिसी बनेगी, प्लानिंग होगी, बॉटम अप प्लानिंग होगी और लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, तब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। साथ साथ एक चीज मैं एक वर्ड दे रहा हूं, कोई भी स्कीम अकेले गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर गवर्नमेंट ने बेड़ा उठाया कि पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त एजुकेशन बांटेंगे और राइट टू एजुकेशन हमको दिया अंडर आर्टिकल 21A, ये एजुकेशन तब तक नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट की कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं पैसे को लेके है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, वो रिसोर्सेज को लेके है। गवर्नमेंट ने पहाड़ी, हिमाचल का एग्जांपल याद रखो, पहाड़ी इलाके में स्कूल बनाना मुश्किल है, 5 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल बना दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे इतना ट्रेवल करके नहीं आ सकते, छोटा बच्चा 5 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकता, पहाड़ी इलाके में 5 किलोमीटर बहुत होता है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है और सामर्थ्य नहीं है कि हर 1 किलोमीटर में स्कूल बनाए। तो अगर 5-1 किलोमीटर में हाई स्कूल बना दिया या कोई छोटा स्कूल बना दिया, उस तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। शहरों के अंदर स्कूल 3-3, 4-4 किलोमीटर में बना दिया, गरीब व्यक्ति के पास 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के पास खाने का भी पैसा नहीं है, तो उनके बच्चे ट्रेवल करके पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए एनजीओज यहाँ रोल प्ले करते हैं। वो कहते हैं हम स्लम्स में जाके खुद पढ़ा लेंगे। तो मींस गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती।
वर्ड इज सिविल सोसाइटी हर जगह पहुंच सकती है। सिविल सोसाइटी मींस आप जैसे मेरे जैसे लोग मिलजुल के एक सोसाइटी बनाएंगे और कहेंगे हम ये काम करेंगे जो सरकार करती है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काम वही कर रही है जो गवर्नमेंट करती है, इसको बोला जाता है सिविल सोसाइटी। तो सॉइल गवर्नेंस के केस में भी सिविल सोसाइटी को हम एनरोल कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट का ग्रुप है जो हमें अच्छी एडवाइस करे कि सॉइल को कैसे बचाना है। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी जो सॉइल गवर्नेंस को लेकर अवेयरनेस और उसके रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम करे, इस तरह के बहुत सारे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के काम कई जगह पे हो रहे हैं। यही एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। में बाद में आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस में भी डाला हुआ है, हिंदुस्तान के पिक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पढ़ लेना। ऐसे ही डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था डीपीपी, जो मर्ज हो गया इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में। एक ऐसे ही ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था बहुत पहले, ये भी मर्ज कर दिया इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो इस तरह के पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें सॉइल की मैनेजमेंट की बात करी हुई है। तो इस तरह से हम लोग पीपीपी मॉडल के थ्रू भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू भी ये सारे काम सिविल सोसाइटी की हेल्प से भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल संस्थाएं हैं जो सॉइल और एनवायरमेंट, क्योंकि इन सारी चीजों में अलग नहीं है। एनवायरमेंट का लॉस होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल का लॉस हो जाएगा। तो अगर हम फॉरेस्ट को बचा लेंगे तो सॉइल को भी बचा लेंगे। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट के रिजुविनेशन में काम कर रही है, एफॉरेस्टेशन में काम कर रही है। तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को फ्री हैंड दिया जाए, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, लोग इनको सपोर्ट करे, तो ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो इन सारी तरीकों से हम सॉइल गवर्नेंस ला सकते हैं, सॉइल मैनेजमेंट कर सकते हैं या सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो जब हमने पॉलिसी की बात करनी है, किसी समस्या का समाधान देना है, तो हमने ज्योग्राफी को रिस्ट्रेन नहीं करना, फिर हम पॉलिसी लेवल पे उतर के वहां उसके सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और इनपुट्स दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर हमारी स्कीम जो है मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी का नेचर आपने देख लिया, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो इन सारे तरीकों से फिर आप सॉइल को बचाओगे। तो आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की यहाँ पे बातें लिखोगे। क्लियर? तो दिस इज वी आर डन नाउ, वी आर डन विद द सॉइल टॉपिक। तो हमने अपने सिलेबस के मुताबिक, अगर मैं सिलेबस दिखाऊँ आपको, हम कल की क्लास भी देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने करना है। काफी बड़ा था सॉइल का चैप्टर, 3 क्लासेस लगी। ठीक, तो नाउ सी रॉक ओरिजिन, कॉम्पोजिशन, वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग डन, सॉइल डन। ये सॉइल कौन सा चैप्टर था? इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक के साथ साथ इसमें एनवायरमेंटल इशू भी था, तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी। तो जो आपका फिजिकल में 4 चैप्टर है, फिजिकल ज्योग्राफी में 4 चैप्टर कौन से हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी। 4 चैप्टर इज एनवायरमेंट ज्योग्राफी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी मैंने ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी कनेक्ट करवाया, क्लाइमेट के साथ, मैंने वाटर के साथ भी वाटर वाले इश्यूज को कवर करवाया, ऐसे ही सॉइल के साथ भी ये सारे इश्यूज कवर हुए। तो हमारा जो 4 चैप्टर है उसमें टॉपिक फिर बहुत ज्यादा नहीं रह पाएंगे, 2 क्लासेस में हम उसको वाइंड अप कर लेंगे, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को अलग से करेंगे एंड ह्यूमन और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन पे मैं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शनल लेवल पे फिर हम उसमें 2 सेट ऑफ थ्योरीज हैं। आप अब ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब खरीद सकते हैं, जो माजिद हुसैन साहब की ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है, उसके अंदर बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है, एनवायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। मैं उस लेवल पे जाऊंगा, ऑल द क्वेश्चन हैज नॉट बीन फ्रेम्ड टिल नाउ, लेकिन हम करेंगे उसको। ठीक, तो उस थ्योरी के साथ फिर हमारा फिजिकल ज्योग्राफी बाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हमने टॉपिक करना है, जो आपको पढ़ के आना है, वो है कि आपने कोबर की थ्योरी जरूर पढ़नी है। कोबर की थ्योरी है ऑरोजेनेसिस। हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है? अर्थ मूवमेंट में ऑरोजेनेसिस। ठीक है, तो कोबर की थ्योरी आपने पढ़नी है। साथ ही साथ मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर भी आपको यहाँ मेंशन केवल वेगनर की है, और लोगों ने भी ड्रिफ्ट थ्योरी दी, लेकिन जितनी डिटेल वेगनर ने दी इतनी किसी ने नहीं दी। तो वी विल स्टडी ऑरोजेनिक थ्योरी ऑफ कोबर। इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इससे हमारे हिमालयाज डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब आप हिमालयाज के ऊपर क्वेश्चन आए तो कोबर को कई जगह कोट करना पड़ेगा, इसकी शब्दावली को कोट करना पड़ेगा, ताकि ऑप्शनल में पकड़ दिखे। तो कोबर में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, तो कोबर अलग से भी पूछा जा सकता है, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। कोबर पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन फॉर अ सिंगल क्लास वी विल स्टडी प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक के साथ अर्थक्वेक और वोल्केनोस को डिटेल में पढ़ना है।
वॉल्केनोज अर्थक्वेक आप पहले भी जीएस में पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा इसके अंदर। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि अर्थक्वेक में अगर 5 नंबर का सवाल आ गया है तो अर्थक्वेक के साथ फिर हमारा सिस्मिक वेव जुड़ जाता है। अर्थक्वेक वर्ल्ड में किन रीजन्स में आते हैं वो आ जाते हैं, इसके रीजन्स के साथ साथ रीजन्स आ जाते हैं, कारण आ जाते हैं अर्थक्वेक के, क्या कारण है, किन जगहों पे आते हैं, इससे सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, और लैंड फॉर्म्स कौन से बनते हैं अर्थक्वेक के। तो इस तरह से अर्थक्वेक को कवर करेंगे। सेम ऐसी वॉल्केनो के केस में क्या कारण है, किन जगहों पर आते हैं, और इनसे कौन से लैंडफॉर्म शेप आते हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि वॉल्केनोस के केस में हम देखते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं जीएस में, इंट्रूसिव उसी लेवल पे ही पढ़ना है क्योंकि 5 नंबर से ऊपर का सवाल नहीं आएगा। ठीक, और टाइप ऑफ अर्थक्वेक वॉल्केनो पढ़ लेंगे कि एक्टिव है, एक्सटिंक्ट है कि डोरमेंट है, विद एग्जांपल पढ़ लेंगे। ठीक, तो वॉल्केनो यहां से हम लोग कवर करेंगे, ये ऑलरेडी आपकी सविंद्र सिंह में भी अच्छे से दे रखा है, उससे ही आप अपने नोट्स बनाइए, मैं आपको बेसिक से स्केलेटन बना के दे दूंगा। क्लियर, तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ अर्थक्वेक और वॉल्केनो कवर करेंगे। तो हमने देखना है कि सिलेबस को कैसे रिलेट करना है और किस तरीके से अप्रोच करना है। हमने वर्बिटिमली ऐसा नहीं कि जहां पे जो लिख दिया उसी के अनुसार पढ़ लिया, हम प्लेट टेक्टोनिक के साथ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस को पढ़ेंगे। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर कल पढ़ेंगे, परसों हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे मेजॉरिटी जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, बस 2 टॉपिक मेजर रह जाते हैं फिर हमारे, साइकिल ऑफ इरोजन एंड आइसोस्टेसी। तो ये बड़े टॉपिक है, समझ आएंगे, मजेदार टॉपिक है। ठीक, ये वाला टॉपिक मैंने पहले भी बताया था जीएस के अंदर पूरी तरीके से ऑप्शनल के लेवल पे ही कवर्ड किया गया है, उसको अच्छे से रट लेना, थोड़ा सा रट्टा वाला है क्योंकि वोकैबुलरी है, आपको थीम या कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दी। क्लियर, चलिए जी, थैंक यू।